करवाने के लिए देशिंग की टीम को। मुझे जो विषय दिया गया था वो था ओबीसी साहित्य के सवाल। तो मैं उससे कुछ जुड़ी बातें करूंगा और मुख्य रूप से बहुजन साहित्य के सवालों पर बात करूंगा, क्योंकि ओबीसी के साहित्य की जो अवधारणा है वो अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुई है। वो बनेगी या नहीं बनेगी उसके बारे में मैं कुछ कहने की खास स्थिति में नहीं। लेकिन मैं शुरुआत करूंगा दलित साहित्य से, क्योंकि इसका एक सिरा उस पश्चिमी प्रभाव से जुड़ता है। जैसे कि आप जो हम इस पश्चिमी प्रभाव की बात करते हैं तो हम दो चीज़ें देख सकते हैं, जो उदाहरण मैं आपको देने जा रहा हूँ। किस तरह से हमारा इतिहास गड़बड़ हो जाता है, दलित साहित्य का पूरा इतिहास, और उसके भीतर जो अंतर्दृष्टि थी, जिन समुदायों को समेटने की वो बात करता था, जो उनकी भावनाएं थी, वो भी गड़बड़ हो जाती है और संकीर्ण हो जाती है। दरअसल एक सर्वमान्य तथ्य है दलित साहित्य के बारे में, सभी लोग इससे सहमत होंगे कि हिंदी में जो दलित साहित्य आया वो मराठी से आया, और मराठी में दलित साहित्य दलित पैंथर के बाद आया, दलित पैंथर से उसका जन्म हुआ। ये इस पर एक सर्वमान्य सहमति है, और हिंदी में हंस के माध्यम से 1990 में आया। लेकिन क्या ये सच है? ये बिल्कुल सच नहीं है। ये तथ्यों से काफी परे है। आप देखिए बहुत छोटे से उदाहरण से कि दलित पैंथर की जो स्थापना हुई थी वो तो खुद दलित लेखकों ने की थी, जो पहले से दलित साहित्य लिख रहे थे। रामदेव प्रसाद आया, ढाले और पवार, और उनके पीछे एक लंबी परंपरा थी दलित लेखकों की। उनके भी तेवर वही थे, बल्कि उनका जो विजन था वो ज्यादा विस्तृत था। जो दलित पैंथर का जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो उनका घोषणा पत्र है, उसमें भी आपको दिखेगा वो अनुसूचित जाति तक केंद्रित नहीं है, उससे विस्तृत है। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दलित पैंथर 2 साल चला, सिर्फ 2 साल का उसका जीवन रहा, और उन्होंने घोषित किया कि हम जो अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर का आंदोलन था ब्लैक पैंथर का, हम उनके तर्ज पर अपना संगठन बना रहे हैं। उन्होंने संगठन के लिए सांगठनिक तौर पर वही टेक्निक्स वगैरह अपनाने की कोशिश की। और हमारे समाज संकट ये था, हमारी पश्चिमी दृष्टि ये थी कि हमें कहीं फिट करना था दलित साहित्य को। तो आसान था फिट करना कि जैसे ब्लैक्स वहाँ है वैसे हमारे यहाँ दलित है। एक निर्धारित समूह हो, ज्यादा फैला हुआ ना हो, जिसकी धारणा एकदम स्पष्ट। हमने उसको स्पष्ट कर लिया, अनुसूचित जाति तक सीमित कर दिया। उसका प्रभाव दलित लेखकों पर भी पड़ा। हाल ही में हमारे एक शोध छात्रा ने जेबी पवार से बात की, जिन्होंने दलित पैंथर की स्थापना की थी। एक लंबा इंटरव्यू उनका किया, राष्ट्रीय शेयर किया, उनका नाम है। उन्होंने उनसे पूछा कि दलित साहित्य माना जाता है दलित पैंथर के बाद उसका जन्म हुआ। उनका उत्तर था सीधा नहीं, बिल्कुल नहीं। दलित साहित्य पहले से था, हम लोग दलित साहित्य पहले से लिख रहे थे, और न सिर्फ पहले से था बल्कि हमारे पहले भी दलित साहित्य की एक लंबी धारा थी, वो इसी दिशा में थी। इस तरह से एक तथ्यात्मक गड़बड़ी को आप देख सकते हैं। इससे 2 चीजें साफ होती हैं। एक तो कि इतिहास हमारा गड़बड़ होता है, हम पुरानी चीजों को छोड़ देते हैं, उनका अध्ययन बंद हो जाता है, और दूसरा जो व्यापकता थी उसकी वो नष्ट हो जाती है। इतनी बातों को कहने के बाद हम ये भी देख सकते हैं कि कितना अंतर था जो ब्लैक मूवमेंट है और हमारा दलित मूवमेंट है। अगर उसको अनुसूचित जाति तक भी हम केंद्रित करके देखें तो बहुत बड़ा अंतर है। वहाँ नस्ल है, यहाँ जाति है, कोई भारतीय संदर्भ नहीं था, और बहुत बड़ा अंतर था। और वहाँ वो अल्पसंख्यक थे ब्लैक, जिनको बहुसंख्यक व्हाइट्स को कुछ देना था। यहाँ दलित उस तरह से अल्पसंख्यक नहीं थे, हमने उनको अल्पसंख्यक बनाया अनुसूचित जाति तक केंद्रित करके। अन्यथा दलित की जो परिभाषा थी उसमें आज की जो अति पिछड़ी जातियां हैं बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, वो सब आती थी जाति के पैमाने पर, वो स्त्रियों को भी जोड़ते थे वगैरह। तो ये अंतर था। फिर आप जो और बारीक अंतर है ना हिंदू संस्कृति के, उसको भी आप देख सकते हैं कि वो रेस जैसा मामला नहीं है। उनके पास, ब्लैक पैंथर्स के पास एक धर्म था जो कम से कम सैद्धांतिक रूप से मानता था कि सभी लोग समान हैं, और वो गोरों को इसके लिए प्रेरित करता था कि हम समानता का अधिकार दें, कम से कम धर्म और चर्च के कुछ हिस्से। हमारे यहाँ स्थिति बिल्कुल विपरीत थी। हमारा धर्म मानता था कि इनको बाहर किया जाना चाहिए। लेकिन इस अंतर के बावजूद हमारी पश्चिमी दृष्टि ने
उसको उस तरह से देखा। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा और बहुजन साहित्य पर अपनी बात करूंगा कि इन दिनों क्या हो रहा है। दलित साहित्य को शुरू हुए करीब 50 साल हो गए, दलित पैंथर को शुरू हुए और पहले से जो है तो लंबा, लेकिन दलित पैंथर से भी आप बोले तो 50 साल हो गए, हिंदी में आए हुए भी 30 साल से ज्यादा हो गए। किसी आंदोलन के लिए इतना वक्फा काफी लंबा होता है। छायावाद हमारा कितने साल चला? 10-15 साल। नई कहानी आंदोलन कितने वर्ष चला? इतना लंबा वक्फा साहित्यिक आंदोलन के लिए आश्चर्यजनक चीज है। वो कुछ और हो रहा है उसमें, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन वहीं से कुछ और चीजें आ रही हैं, वहीं से और दूसरे तबकों से। वो क्या आ रहा है जिस पर सामान्यतः लोगों का ध्यान नहीं जा रहा होगा, वो है बहुजन साहित्य। अगर आप देखें ध्यान से कार्यक्रमों की रूपरेखा में, सिर्फ एकेडमिक कार्यक्रमों की रूपरेखा नहीं, एकेडमिया के बाहर भी जो बौद्धिकों की सभाएं होती हैं, उसमें बहुजन शब्द आपको लगातार दिखेगा बढ़ता हुआ। जैसे जयपुर में बहुजन साहित्य महोत्सव हुआ कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले। जेएनयू में बहुजन साहित्य केंद्र बना है। बीएचयू में बहुजन साहित्य दशा और दिशा पर गोष्ठी हुई बड़ी, इसमें काफी लोग जुटे, कई विद्वान जुटे, तमाम प्रोफेसर जुटे। तेलंगाना में बहुजन साहित्य अकेडमी बनाई गई है। केरल और उनका एक बड़ा सम्मेलन यहाँ दिल्ली में किया हुआ लोगों ने। केरल में बहुजन साहित्य अकेडमी बनाई गई है। ये कुछ उदाहरण है, सैकड़ों ऐसे उदाहरण आप देख सकते हैं। एक और कार्यक्रम पर मेरा ध्यान गया, वो बहुजन महिला लेखिकाओं का सम्मेलन था, बहुजन लेखिकाओं का सम्मेलन था। उसमें जिन लेखिकाओं को, जो समकालीन लेखिकाएं हैं, उनको हम दलित लेखिका के रूप में जानते हैं, उनको वरिष्ठ बहुजन लेखिका के रूप में संबोधित किया गया था। उसमें दूसरे अन्य कमजोर तबकों की महिलाएं भी शामिल थी। तो ये परिवर्तन हो रहा है। अगर आप देखेंगे, नहीं कुछ तो गूगल पर भी सर्च कर लें और फेसबुक पर भी सर्च करें, तो ये चीजें आपको दिखेंगे बड़े पैमाने, छोटे मोटे रूप में नहीं हो रहा है। और इन कार्यक्रमों में साहित्य पर बात हो रही है, संस्कृति पर बात हो रही है। हाँ, ये जरूर है कि राजनीति भी उसका एक बड़ा स्वर है, या कुछ आयोजनों का मुख्य स्वर राजनीति है। लेकिन राजनीति वो कतई बहुजन समाजवादी पार्टी की नहीं है। उनमें से कोई भी संगठन बहुजन समाज पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ है, कोई भी आयोजन बहुजन समाज पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ है। ये राजनीति से एकदम उस राजनीति, आपको इसको एकदम अलग करके देखना होगा। ये बिल्कुल विशुद्ध अवधारणा के स्तर पर हो रहा है। और अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि ये जो अवधारणा है वो हमारी अपनी जरूरतों को या भारतीय आवश्यकताओं के कारण निर्मित हो रही है। और दूसरी जो प्रमुख बात है कि स्वमेव निर्मित हो रही है। इसके पीछे कोई प्रदेश जैसा संगठन नहीं है, कोई त्रयी नहीं है, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश जैसी नई कहानी को शुरू करने वाले, कोई पंत महादेव जैसे कुछ लोग नहीं है। खुद नीचे से आवाज आ रही है और ये चीजें इमर्ज कर रही है। हमेशा चीजें वैसे ही नहीं होगी जो इतिहास में पहले होता रहा है ना। कई बार चीजें बदलेंगी भी और इन बदली हुई चीजों को हमें देखना चाहिए। तो ये हो क्यों रहा है, मैं इतना संक्षेप में बात करूंगा। जो हमारा प्रगतिशील साहित्य था, मैं समझता हूँ और सभी कई लोग सहमत होंगे उससे, कि उसने बहुत काम किया भारतीय समाज के जनतांत्रिकरण के लिए, प्रतिरोध के लिए। लेकिन जो जातीय आधारित संरचना हमारी थी, उस पर उस प्रकार से चोट नहीं की जैसे कि बाद में जो दलित साहित्य आया, जैसा भी आया, उसने चोट की। लेकिन दूसरी तरफ जो दलित साहित्य आया, जैसा मैंने कहा कि उसमें एक किस्म की संकीर्णता आई बाद के वर्षों में, और वो गलत तरीके से देखे जाने के कारण आई। उसके खुद के लेखक भी उसके प्रभाव में आए, तो उसके कारण उनका जो जोर रहा वो सिर्फ अस्पृश्यता पर रहा। उसका केंद्र बिंदु अस्पृश्यता रहा, जिससे समाज के जो अन्य वंचित तबके थे, चाहे वो घुमंतु जातियां हो, उनकी स्थिति कहीं दलितों से बदतर है, अन्य धर्मों के पसमानदा समुदाय हों, मुसलमानों के, ईसाइयों के, अन्य पिछड़े वर्गों की जातियां हों, कुछ जो जिसको मैं अपर ओबीसी कहता हूँ, उनको छोड़ के 2-3 जातियां हैं, तो पूरी जो ओबीसी की जातियां हैं, करीब 6000 जातियां हैं। उनके नामों को भी एक बार ध्यान कर ले तो आपको समझ में आएगा कि उनकी सामाजिक स्थिति क्या है। बढ़ई, लोहार, नोनिया, बहेलिया, चूड़ीमार, चूड़ीहारा, चूहा मारने वाले की अलग जाति है, ओबीसी में भी है ना। तो इसी तरह जिसको हम दलित साहित्य कहते हैं, इसको थोड़ा और जाएंगे क्योंकि ये बिल्कुल जाति आधारित विमर्श बन गया है। तो कई जातियां जो हैं, जैसे धोबी जाति है, वो दिल्ली के आप जो सूची है उसमें देखेंगे तो वो ओबीसी में शामिल है। बिहार में आप जाएंगे तो वो अनुसूचित जाति में शामिल है। कई ऐसी जातियां हैं।
कई जो कथित उच्च जातियां हैं वो भी कई जगह ओबीसी में शामिल हैं, कई जगह सामान्य में शामिल हैं। तो ये, लेकिन जो उनके हित साझा हैं, उनके संघर्ष साझा हैं और साझा होते गए कई कारणों से। जो नई व्यवस्था आई उसमें आरक्षण की व्यवस्था थी, दूसरे किस्म के जो टेक्नोलॉजिकल हमले आज हम पर हो रहे हैं, सर्विलांस हो रहा है, उनमें उनके हित कई तरह से साझा होते गए। तो इसके कारण से ये बहुजन अवधारणा आ रही है। और मैं समझता हूँ कि जो जाति व्यवस्था से उपजे जो अन्य कष्टकारी रूप है अस्पृश्यता के अलावा, उसको भी अपने दायरे में लेती है। ये जो अवधारणा है ये मुख्य रूप से जिनको अपने सामाजिक रूप से जिनको अपने दायरे में रखती है वो है आदिवासी, घुमंतू जातियां, जो मैंने पहले भी कहा, अन्य धर्मों के पसमानदा, LGBTQ, दलित और स्त्रियों का एक बड़ा हिस्सा जो इन तबकों से आती है। सामान्यतः वो यही मान करके चलते हैं, जो इनके सिद्धांतकार हैं, जो इन सभाओं गोष्ठियों में बात हो रही है। इसके अलावा ये अवधारणा विचार को प्रमुखता देती है समुदाय के स्थान पर, क्योंकि समुदाय को तो इसमें निमंत्रण दर्जा देना ही होगा, तो नीचे ही रखना होगा। समुदाय को अगर प्रमुख रखेंगे तो बहुजन अवधारणा नहीं बनेगी। तो यह अवधारणा यह कहती है कि वैसे लोग जो कथित तौर पर उच्च जातियों में पैदा हुए, लेकिन जो वैचारिक कशमकश में है कि कहीं मैं इतिहास की गलत जगह पर तो नहीं खड़ा हूँ, और जो हमारे साथ आना चाहते हैं हम उसको उनको भी अपने साथ रखते हैं। दूसरे शब्दों में इसमें जो बहुजन है, ये बहु तो बुद्ध के बहुजन से आया है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और जन जो है वो जो कम्युनिस्ट पार्टियों का हमारा जन था वो है। मैं इसकी व्याख्या ऐसे करता हूँ। तो ये जो जन है हम कह सकते हैं कि ये जन प्लस है, यानी कि जो जन की अवधारणा थी जो निम्नतर स्तरों पर नहीं पहुंच पा रही थी, हमारी भारतीय मंतव्यों को जो प्रकट नहीं कर पा रही थी, हम बहु प्रत्यय जोड़ करके उसको भारतीय मंतव्यों के अनुरूप करने में सफल होते हैं। और ये बहुजन अवधारणा, जैसा मैंने कहा कि बुद्ध के बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय से आती है। साथ ही बुद्ध के जो पूर्ववर्ती और समकालीन जो दूसरे दार्शनिक थे, कौत्स, मखली गोशाल, अजीत के स्कम्बली, इनका जो इलौकिक दर्शन था उसको विकसित करने पर बल देती है। और ये अवधारणा बहुत नई भी नहीं है, ऐसा नहीं, अभी इमर्ज हो रही है फिर से, लेकिन ये इतनी नई नहीं है। इसकी शुरुआत आधुनिक काल में हम देखते हैं भिक्षु बोधानंद से। बोधानंद लखनऊ में रहते थे, रिसालदार पार्क में उन्होंने बुद्ध पार्क की स्थापना की थी, जहाँ विशाल लाइब्रेरी थी। और जो लोग नहीं परिचित हों उनके लिए मैं बताऊं कि राहुल सांकृत्यायन को भी उन्होंने ही बौद्ध धर्म से परिचित करवाया था। राहुल जी ने काफी लिखा है उनके बारे में। डॉक्टर अम्बेडकर को भी बौद्ध धर्म से पहले बार उन्होंने परिचित करवाया था, और डॉक्टर अम्बेडकर उनसे ही बौद्ध धर्म की दीक्षा लेना चाहते थे, लेकिन जब तक वो दीक्षा लेने की स्थिति में आए तब तक बोधानंद जी का निधन हो गया था। एक ब्राह्मण परिवार से वो आते थे और उनके जीवन परिचय में जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो उन्होंने इसकी नींव रखी, बहुजन अवधारणा की। उनका जन्म 1874 में हुआ था, 1952 में उनकी मृत्यु हुई। उनकी एक नवरत्न कमेटी थी, जो नवरत्न कमेटी आजकल अभय जी की है, पिछले सत्रों में मैं सुन रहा था, ठीक वैसे ही उनकी एक नवरत्न कमेटी थी। उसमें एक तो वो स्वयं थे बोधानंद जी, दूसरे थे स्वामी अच्युतानंद, तीसरे थे राय साहेब पासी, चौथे थे राय साहेब रामचरण मल्लाह, पांचवें शिव चरण चौरसिया, छठे चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, सातवें महादेव धानु, आठवां वैद्य रत्न बद्दूराम रसिक, नौवां एडवोकेट गौरी शंकर पाल। और ये कोई बिल्कुल गुमनाम हो नहीं थे, इनमें से कुछ MLC थे अपने समय में, चुनावों में जीतते थे, सामाजिक रूप से बहुत सक्रिय रहते थे, हजारों हजार की भीड़ इनको सुनने के लिए आती थी। इनमें से कुछ तो अच्छे लेखक थे जिन्होंने कविताएं, कहानियां, नाटक आगे रचे। लेकिन उनके सबसे सुयोग्य शिष्य जो थे चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, जिनका कुछ जिक्र कुछ लोगों ने सुना होगा, 1885 में उनका जन्म हुआ, 1974 तक वो थे। उन्होंने पहली बार बहुजन साहित्य को पॉइंट किया। अवधारणा तो बोधानंद जी ने रखी, और उन्होंने एक बहुजन कल्याण माला के नाम से प्रकाशन की शुरुआत की, और उसमें बहुजन साहित्य के नाम से ही बहुजन साहित्य को प्रकाशित करना शुरू किया। उन्होंने खुद भी बहुत सारी किताबें लिखी।
पेरियार को छापा उन्होंने पहली बार, अम्बेडकर को पहली बार परिचित करवाया हिंदी पट्टी से चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु ने। बाद में ये जो धारा थी, यह धारा बहुजन के आशय आप समझ ही गए होंगे कि विस्तृत समुदाय को अपने दायरे में लेने वाली धारा, ये बाद में किन कारणों से गुम हो गई। उसमें बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक कारण तो वो जरूर है कि जो पश्चिमी प्रभाव है चीज़ों को देखने का, हमारी अपनी समस्याओं को देखने का, वो भी एक कारण था, और भी दूसरे कारण थे। अब ये बहुजन साहित्य जो है उस पर थोड़ी सी बात और कर लें, इसकी सैद्धांतिकी के बारे में या इसकी विचारधारा के बारे में, कि यह उस वैज्ञानिकता पर खड़ा है जो बुद्ध की वैज्ञानिकता है, और बुद्ध की वैज्ञानिकता नित्य नूतन होने पर बल देती है। उनका व्यक्तित्व समुत्पाद भी है इसमें शामिल। और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की जब हम बात करते हैं तो हम अधिकांश लोगों के सुखों की बात करते हैं। आप सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात नहीं कर सकते। जो लोग करते हैं आप सब जानते हैं कि वो छल करते हैं। जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता, है ना। तो जिस तरह से पाठकों की पढ़ंत का पिछला सेशन था, तो मुझे ध्यान आया कि इन किताबों का जिन इन लोगों ने लिखा उनकी भी पढ़ंत होनी चाहिए, जिन पर बिल्कुल भी कहीं भी एकेडमिया में कोई ध्यान नहीं है। जैसे बोधानंद जी की किताब है भारतवासी और आर्य, बहुत सुंदर किताब है, साहित्यिक दृष्टि से बहुत उत्कृष्ट है, बहुत ही विचारोत्तेजक। त्रिवेणी संघ एक संगठन था बोधानंद जी से भी पहले के बाद में, सॉरी, उनका जो घोषणा पत्र है त्रिवेणी संघ का, बिल्कुल उनका भी पाठ होना चाहिए बहुजन साहित्य के संदर्भ में। वो भी लगभग यही बात करता है। वो भी ऐसा ही 1930 का वो संगठन है। उस समय जितनी प्रांजल हिंदी उसकी है, उतनी प्रांजल हिंदी आप प्रेमचंद से कमतर नहीं पाएंगे। आप उनसे 20 पाएंगे, 19 नहीं पाएंगे जब उस भाषा को आप देखेंगे। लेकिन हमारे यहाँ की कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि किताबों का जिक्र आया है तो फूले की गुलामगिरी, तृतीय रत्न, इन सब का की कोई पठंत नहीं होती। चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु जैन जिनका मैंने नाम लिया, उनकी 2-3 किताबें तो सरकार ने जब्त कर ली थी, स्वदेशी, चरखा, इनकी कोई पढ़ंत नहीं होती। तो इनकी पढ़ंत होनी चाहिए। ये बीच में थोड़ा मैंने विषयांतर किया। और लेकिन मुझे कहना जो था वो ये था कि हम परवर्ती और पूर्ववर्ती धाराओं की तो बात करते हैं और कहते हैं कि भाई पूर्व पक्ष क्या महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन हम समानांतर धाराओं की बात नहीं करते। हमें समानांतर धाराओं को देखना चाहिए। ये वैकल्पिक धाराएं नहीं है, ये अंतर को समझना चाहिए। वैकल्पिक धाराएं नहीं है, ये समानांतर धाराएं हैं जो इनके साथ चल रही हैं। मैं ये नहीं कहता कि जो दूसरी धारा है उसकी इच्छा मानव कल्याण की नहीं है, लेकिन इनकी इच्छा भी उसी मानव कल्याण की है। आपको या तो चुनना है या समन्वय करना है, लेकिन दोनों धाराओं को देखने से ही एक समग्र भारतीय दृष्टि बनेगी, अन्यथा नहीं बनेगी। अंतिम बात मुझे कहनी है कि अगर जो बहुजन साहित्य की सुबुहाहट हो रही है, जिसका मैं शुरू में उल्लेख किया कि बड़े पैमाने पर नीचे से आ रहा है, अगर आप आज इसको देखेंगे तो आप इसको दिशा देने की स्थिति में होंगे। अगर आप इसको अभी समझेंगे और इसमें हस्तक्षेप करेंगे तो अन्यथा ये धारा तो आएगी, और उसके बाद हमारी स्थिति जो होगी वो सिर्फ व्याख्या विश्लेषण करने की होगी, जैसे कि हमारी स्थिति दलित साहित्य के मामले में। का नस्लवाद की जबरदस्त भूमिका है, और उन सब लोगों के, उन लोगों के जिन नस्लवादी विचारों से फुले प्रभावित थे, उन सब की लिस्ट मौजूद है, और फुले कैसे कैसे प्रभावित थे इसके सब तथ्यात्मक रूप से प्रमाण मौजूद है। तो अगर आर्य बनाम आर्य, राजा बलि का ये सब जो पूरा मामला है, अगर आप जाति को नस्ल के आईने में देखने से इनकार करते हैं, जो कि आप करते हैं, आपने अपने वक्तव्य में कहा, अगर जाति को नस्ल के आईने में देखने से आप इनकार करते हैं, तो फुले का जो नस्लवाद है उसका आप क्या करेंगे? क्योंकि वो वेस्टर्न जो एपिस्टेमोलॉजी का जो यूनिवर्सलिज्म है उसमें नस्लवाद भी शामिल है। उससे अगर कैसे बचेंगे, इसके ऊपर सोचना होगा। धन्यवाद। आपका जो बहुजन साहित्य वाला है ये मुझे बहुत आकर्षित करता है, और मैं भी इस विचार के पीछे लगभग 1 दशक से इसका पीछा कर रहा हूँ कि बहुजन साहित्य क्या है, और आपको भी पढ़ा है, और जो लोग लिख पढ़ रहे हैं पढ़ता रहता हूँ।
तो वो तो बहुत मुझे आकर्षित करता है, सपना दिखाता है कि हाँ ऐसी दुनिया बन जाए। लेकिन मैं वहीं तो महदूद नहीं हूँ, मैं फील्ड में जा रहा हूँ। फील्ड में ऐसा लगता है कि बेईमानी की जा रही है, और बेईमानी सब ठीक नहीं है, मैं सब वापस लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि एक भंगिमा बनाई जा रही है कि इंक्लूसिव है ये बहुजन साहित्य। तो ये इंक्लूसिव नहीं है, इसमें ओबीसी का एक ऊपरी तबका शामिल है, दलितों का एक ऊपरी तबका शामिल है, जिसे दलित पसमानदा कहते हैं, उसमें कुछ जिनकी आवाजें आ रही हैं वह शामिल हैं। विमुक्त और घुमंतु इसमें गायब हैं, और वह उन धारणाओं, उन सांस्कृतिक निर्मितियों, यहाँ तक कि उस धर्म को भी सब्सक्राइब नहीं करते जिसको बहुजन पेश कर रहा। मसलन की बौद्ध धर्म, मेरी बौद्ध धर्म में बहुत ज्यादा आस्था है, ठीक ऐतिहासिक रूप से और एक भारतवासी के नाते भी। लेकिन उत्तर प्रदेश के कम से कम 20 समुदायों में, घुमंतु और विमुक्त समुदाय में काम करते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, और इधर मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में। मैं बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि उसके टेसेस नहीं मिलते। जिस बौद्ध धर्म को और इस सब को आप एक मुक्तिकामी विचार के रूप में रख रहे हैं और उसको साहित्य में ला रहे हैं, वह नीचे कहीं दूसरी तरीके से है। तो ये जो बहुजन साहित्य या जो बहुजन सिद्धांतकार हैं, वो एक तरीके से उनको एक चीज दे रहे हैं कि ये लो, यही तुम हो और इसे अपना लो, और केवल इससे तो काम चल नहीं जाएगा। ये एक राजनीतिक तात्कालिकता का तो ये फायदेमंद सौदा हो सकता है कि एक बड़ा बहुजन मंच बन जाए, उसमें ढेर सारे लोग आ जाएं, एक बढ़िया सी सरकार बन जाए। लेकिन जो दिक्कत तरफ बात है वह यह है कि लिटरेचर उसको एड्रेस नहीं कर रहा है, उनकी आवाजें नहीं है और उनकी परंपराएं भी नहीं है। जिस तरीके की कल मैं राजकुमार जी से या संजय जी से कह रहा था कि जिस तरीके से कहानियां सुना रहे हैं, कथाएं सुना रहे हैं, जो उनके शब्दकोश है, जो उनके भाषाई रजिस्टर हैं, वह उसको बहुजन साहित्यकार एड्रेस नहीं कर रहे हैं। और आप बस इंतजार कीजिए तब कि जब यह सरकार या इसके आगे आने वाली कोई दूसरी सरकार 6 से 8% इनको आरक्षण दे दे, घुमंतु और विमुक्त जनों को। 2 आयोगों ने इसकी सिफारिश की है, और फिर चिल्लाना शुरू होगा कि इसमें विमुक्त और बीएनटी लिटरेचर किया है। तो यही लोग जो आप कह रहे हैं कि हम बहुजन साहित्यकार हैं, ये कहना शुरू कर देंगे हम डीएनटी लिटरेचर को लिख रहे हैं, हम डीएनटी साहित्यकार हैं, या हमको शामिल कर रहे हैं। तो ये आरोप लगेगा, जो बहुजन साहित्य के आगे ले जाने वाले लोग हैं उन पर यह आएगा, ये आरोप वही आरोप आएगा, और ये उतने ही ब्राह्मणवादी कहे जाएंगे जितने ये इस समय के मुख्य ब्राह्मणवादी को कह रहे हैं। तो इसके लिए तैयार रहिए। मैं ये मतलब इसे आरोप समझ लीजिए, इस राष्ट्र होता है, मैं इससे असहमत नहीं हूँ। लेकिन मैंने अपने वक्तव्य में, जब मैंने प्रथम प्रस्तोता के रूप में बोधानंद का नाम दिया, तो मैंने वो सचेत प्रयास था, क्योंकि हम हिंदी की बात कर रहे थे पहली चीज। दूसरी चीज मैंने कही कि जो आधुनिक परिवेश हमारा बना है, उसमें जिस तरह से चीजों को देखा जाता है, वहां अगर हम बोधानंद को देखेंगे तब ये चीजें ज्यादा खुलेंगी। लेकिन तो बोधानंद को देखा जाना चाहिए, मेरा प्रस्ताव एक तो यह। और दूसरा, जो इसका ये अर्थ नहीं है कि फूले कम आदरणीय है या बहुजन साहित्य के लिए कम उनका महत्व है। उनकी जो नस्ल की धारा की बात कर रहे हैं, तो वो धारा तो तिलक भी कहते हैं, सावरकर भी कहते हैं, बहुत सारे लोग आज तक तो उसके समर्थक और विरोधी हैं। लेकिन उनमें वो है, मैं असहमत नहीं हो सकता, उनमें वो है, वो पश्चिमी प्रभाव है। वो अपनी किताब गुलामगिरी को भी उन लोगों को समर्पित करते हैं जिन्होंने गुलामों को मुक्ति करवाने में, जिन लोगों ने मदद की। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो भारतीय जाति व्यवस्था को नहीं समझते। इतनी गहराई से फूले ने समझाया भारतीय जाति व्यवस्था को, किसी अन्य ने शायद नहीं समझाया। अम्बेडकर ने भी शायद उतनी गहराई से नहीं समझाया, उतनी संवेदना के साथ नहीं समझाया। आप दोनों को पढ़ें तो अम्बेडकर के यहाँ बौद्धिक जोर ज्यादा दिखाई पड़ेगा, फूले के यहाँ संवेदना आपको ज्यादा दिखाई पड़ेगी। उसके रेसे रेसे को पहचानते हैं हमारी भारतीय समाज व्यवस्था को, न सिर्फ जाति व्यवस्था। अब मैं विजय जी के प्रश्न की ओर आऊं। वो प्रश्न, वो अपनी बात को खींच करके उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति की ओर लेकर के गए, और मेरा शुरू से ही आग्रह था कि रमाशंकर जी, सॉरी, उत्तर प्रदेश तक रहे, आगे नहीं बढ़े। तो
बनते तो मेरा इलाका आ जाता है। तो मेरा आग्रह शुरू से था कि उस राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी उनका जो कहना है कि ऊपरी तबके ही आ रहे हैं इन समुदायों को, तो ये तो होगा, किसी भी विमर्श में होगा। मार्क्सवाद में सबसे पहले कौन आए थे? दलितवाद में सबसे पहले कौन आए थे? ये होगा, चीजें बढ़ती हैं और निचले तबके भी आ रहे हैं। दूसरी चीज, उन्होंने डीएनटी समुदाय की बात की, कल के डीएनटी को आरक्षण मिल जाएगा और डीएनटी साहित्य आ जाएगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी? दलित साहित्य है, बहुजन साहित्य के भीतर ही है। कल के एमबीसी साहित्य भी आ जाएगा, हम तो चाहते हैं आए, पसमादा साहित्य आए, है ना। तीसरी बात उन्होंने कही बुद्ध धर्म की चीजों को कोई नहीं मानता। मैंने